नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर, जो मैथ्स का हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, उसका मॉक टेस्ट नंबर 20 करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमने 19 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं अपने, और 19 के 19 मॉक टेस्ट की जो एनोटेशन पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है @maths247। आप सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लगभग 242-245 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और जो अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ होती है, जैसे हिंदी की पीडीएफ हुई, जैसे जीएस की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो बात करते हैं अपनी आज की क्लास की। आज जो हम करने वाले हैं वो मॉक टेस्ट नंबर 20 करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं इसमें हम 40 क्वेश्चन रखते हैं, और 40 क्वेश्चंस में से हम करने की कोशिश करते हैं कि आपको बताना है कि 40 क्वेश्चंस में से आप कितने कर पाते हो। आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। धीरे धीरे अब ये हमारा इस वाले पैटर्न पे, मतलब जो लेवल हमारा चल रहा था, एक हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल चल रहा था अभी मॉक टेस्ट में। ये हमारा 20 नंबर का मॉक टेस्ट है। तो हम इजी टू मॉडरेट लेवल पे लगभग 20 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा हार्ड लेवल रखेंगे, मतलब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, जिससे आपको मेन एग्ज़ाम में कोई भी तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से बना सको। तो हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, लेवल 2 के मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो हमारे नेक्स्ट वीक से जो मॉक टेस्ट आएंगे वो थोड़ा सा लेवल अप करके आएंगे। और ये लगभग हमने 10 से 15 मॉक टेस्ट मैंने बनाए हैं आपके लिए। ये 10 से 15 मॉक टेस्ट मैं आपको लेवल 2 के कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम अपना, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाएगा, फिर हम मैक्सिमम जो चीज़ें करेंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड करके चलेंगे। हालांकि अभी हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलते हैं, लेकिन लेवल को एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना के रखेंगे। अभी हमारा लेवल क्या है, एग्ज़ाम से थोड़ा सा अप है। ठीक है, आपने देखा होगा एग्ज़ाम को, आप भी सॉल्व करते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आप ये मॉक टेस्ट भी देखते होंगे। तो अभी हमारा क्या है, थोड़ा सा एग्ज़ाम से थोड़ा सा लेवल अप है। इन अगले आने वाले 10 से 15 मॉक टेस्ट में थोड़ा सा लेवल में अप और करूँगा। उसके बाद फिर हम आपके हिसाब से एग्ज़ाम के लेवल पे ही अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इतना हमारा जो पीवाई क्यू सीरीज़ हमारी चल रही है वो पीवाई क्यू सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग के भी कुछ मॉक टेस्ट आपके लिए लाए जाए, 10 से 15 मॉक टेस्ट, जिसमें आप पूरी कंप्लीट रीजनिंग को रिवाइज कर सको, जिससे आपके जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं बन पाते रीजनिंग में वो आप अच्छे से सीख पाओ और मेन एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर कर पाओ। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपने मॉक टेस्ट नंबर 20 की। आप लोग इतना वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाए। नंबर 1 हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का, नंबर 1 क्वेश्चन जो रहने वाला है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा ना अरेंजमेंट अलग हिसाब से किया है आज मॉक टेस्ट का। आप देखोगे थोड़ा सा आपको दिखेगा कि एक पैटर्न में आपको आज क्वेश्चन नजर आएंगे। रीजनिंग के सॉरी, जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं वो परसेंटेज के क्वेश्चन एक जगह कर दिए मैंने। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की कोशिश की है। आज की क्लास की जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या 4x4y96 88 से पूर्णतः विभाजित है तो हमें बताना है x + 2y का मान कितना होगा। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है। देखो ध्यान रखेंगे, ये है हमारा 4x 4y और साथ में 96। अब ये संख्या है, ये संख्या 88 से डिवाइड है। 88 का मतलब क्या होगा कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, और ये संख्या हमारी 8 से भी डिवाइड होगी। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखने से पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखना ईजी है और वहाँ से हमारी एक वैल्यू निकल भी सकती है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए हमें बाद के 3 अंक चेक करने पड़ते हैं। बाद के 3 अंक यानी कि 96 हमें चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या हमारी, हमें बाई का मान क्या रखना पड़े जिससे हमारी ये 8 से डिवाइड हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ बाई का मान 1 रखता हूँ
ध्यान देंगे। अगर मैं बाई का मान 1 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा ये 196। क्या 196 8 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे 8 दूनी 16 होते हैं और ये 4 बचेगा 46, यानी कि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बाई में 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना 296। क्या 296 8 से डिवाइड हो जाएगा? आप देखेंगे 8 या 24 होगा और 8 सत्ते 56। बहुत आराम से आपको ये किससे 8 सत्ते 56 37 बार आपका ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो बाई का मान हमारा होगा, यहाँ पे बाई का मान हमारा 2 होगा। 2 यहाँ पे बाई का मान हमारा 2 होगा, यानी हम बाई का मान क्या रखेंगे? बाई का जो अंक है हमारा, बाई का अंक हमारे पास 2 है। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। बाई का मान हमने 2 निकाल लिया। अब जो हमारी संख्या बनेगी वो संख्या क्या बनेगी? आप बोलोगे भैया 4x 4 2 9 6, ये संख्या बन गई। अब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करेंगे और दूसरे अल्टरनेटिव नंबर में से माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो 8 और 8 16 और 8 और 8 सॉरी 4 और 4 8 और 9 17 होते हैं और 17 में से आप माइनस कर देंगे कितना? x और प्लस के 8। ये जब आप माइनस करेंगे इसमें से तो आपका बचेगा 8, इसमें से माइनस हो जाएंगे तो 9 माइनस के 8। अब ये अगर डिविजिबिलिटी रूल 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेटिव नंबर जो है या तो वो 11 से विभाजित होने चाहिए, उनका निकालने के बाद ये अंतर निकालने के बाद, या तो वो 11 से डिवाइड होने चाहिए या वो होने चाहिए 0 से डिवाइड। मतलब या तो वो 11 का मल्टीपल हो या 0 का हो। तो अगर यहाँ पे 11 का मल्टीपल आ नहीं सकता, हम 0 बनाने के लिए यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे? यहाँ पे x का मान 9 रखेंगे। तो यहाँ से हम x का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं 9। तो हमारे पास जो नंबर मिल गया, हमारे पास नंबर दोनों मिल गए। x बराबर हमारे पास 9 है और y बराबर हमारे पास क्या है? 2 है। इसमें आप मान निकाल दीजिए x प्लस 2y का, यानी कि 9 प्लस 2 दूनी 4। और 9 और 4 कितने होते हैं? आप बोलोगे भैया 9 और 4 होते हैं 13। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 13। 13 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है? सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? सबसे छोटी संख्या के अंकों का अच्छा ठीक है, जिससे 15 18 24 से विभाजित किया जाने पर प्राप्त जो स्थिति में 8 शेष फलाना चाहिए और 13 से वो संख्या भी डिवाइड होनी चाहिए। कहना चाह रहा है कि एक ऐसी संख्या आप हमें बताओ और उस संख्या का डिजिट का सम बताना है आपको। जो संख्या है वो 15 18 और 24 से डिवाइड होनी चाहिए और साथ में उसमें शेषफल 8 बचना चाहिए और साथ में वह संख्या हमारी 13 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखो ध्यान से समझेंगे आप। कैसे? अगर 15 18 और 24 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वह संख्या इसका एलसीएम होगी। आप इसका एलसीएम ले लिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 360, यानी वो संख्या क्या होगी? 360 के आसपास होगी। अगर 15 18 और 24 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो वो संख्या 360 हो रही है डिवाइड। अब क्योंकि हमें संख्या में 8 शेषफल भी बचाना है और संख्या ये 13 से भी डिवाइड करनी है, तो मैं मान लेता हूँ ये 360 इंटू एक्स कोई संख्या होगी, यानी कि जो संख्या आएगी हमारी वो 360 का मल्टीपल जरूर आएगी। यही तो चीज़ हमने सीखी। ये जो संख्या हमारी आएगी वो 360 का मल्टीपल आएगी। तो मैं मान लेता हूँ 360 प्लस एक्स और इसमें एक क्या बचेगा? हमारा शेषफल 8 बचेगा और ये संख्या हमारी 13 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं इसको और सरल तरीके से लिख देता हूँ तो ये देखो यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा? आप बोलोगे भैया 13 दूनी 26 बचेगा 100, 13 सत्ते 91 बचेगा 9, यानी कि 9x प्लस के 8 बटे 13। यानी अब यहाँ पे आप x का मान निकाल सकते हैं। आप हिट एंड ट्रायल लगा के x की मान वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे x का मान जो भी रखूँ वो नंबर मेरा मतलब ये जो नंबर यहाँ पे हम x का मान रखेंगे वो नंबर यहाँ पे उसमें x ऐड होने के बाद 8 ऐड होने के बाद हमारे पास वो संख्या 13 से डिवाइड होनी चाहिए। यानी हमें x का मान क्या रखना पड़ेगा कि जो बनी हुई संख्या होगी वो 13 से डिवाइड हो। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो x का मान 1 रखूँगा तो 9 और 8 कितने होते हैं? 17, 17 बटे 13, 13 से डिवाइड नहीं है तो ये संख्या नहीं हो सकती। अगर मैं x का मान रखता हूँ दोस्तों 2, अगर मैं x का मान क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ तो क्या बनेगा? 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने होते हैं? 26, 26 बटे 13 हो रहा है, यानी कि संख्या बहुत आसानी से 13 से डिवाइड होगी। यानी मैं कह सकता हूँ x का मान 2 होना चाहिए।
अब अगर x का मान 2 होगा तो ये संख्या क्या बनेगी, ये संख्या बनेगी भैया 36 दूनी कितने होते हैं 72, यानी कि 720 प्लस के 8, और ये संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी संख्या कितनी, ये बन जाएगी आपके पास 728। अब आप देख लीजिए ये संख्या आपकी 15, 18 और 24 से डिवाइड होने के बाद 8 से स्पल देगी और साथ में 13 से भी डिवाइड है। देखो आप चेक करके देखो, 13 ही कम 13 और 13 पंजे 65 हो गया है, 13 पंजे 65 होते हैं, बचेंगे कितने यहाँ पे आपके पास 7 बचेंगे और 13 सत्ते बचेंगे कितने 7 और 13 छंग 78 होते हैं। बहुत आसानी से आपका ये 56 बार डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? जो हमारी संख्या बनेगी वो 7, 2, 8 बनेगी, यानी हम कह सकते हैं इसका जो डिजिट का सम आएगा, इसका डिजिट का सम आएगा भैया 17, यानी जो संख्या हमारी बनेगी उसका डिजिट का सम 17 आएगा। समझ में इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 नंबर। यदि 7 अंकों की संख्या 7, 4, x 2 बाई 9, 6 को 72 से विभाजित किया जाए तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। आप देखो ये संख्या क्या है, 7x, 7, 4x, 2, 9 बाई और 6। आप मुझे बताइए अगर ये संख्या 72 से डिवाइड है तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी और ये संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। अब अगर 8 से डिवाइड होगी तो यानी कि बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो हमें बाद के 3 अंक चेक कर लेने हैं। बाद के 3 अंक हमें चेक कर लेने हैं। हम ये जो अंक है हमारे पास ये कितने हैं, 9/6 है। अगर मैं यहाँ बाई का मान मैं 1 रखता हूँ, अगर बाई का मान 1 रखता हूँ तो ये संख्या क्या बनेगी मेरे पास, ये संख्या बन जाएगी 9, 1, 6, यानी कि 916। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 ही कम 8 नहीं हो रहा, बिल्कुल भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ दोस्तों 2, अगर मैं यहाँ रखता हूँ 2 तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 926। क्या 926 हमारे से 8 से डिवाइड हो जाएगा, देखेंगे चेक करके। 8 ही कम 8 आ जाएगा, बचेगा कितना 1, और 8 ही कम 8 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 4 बचेगा 46, यानी कि ये संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ 3 तो संख्या क्या बन जाएगी, 936 बन जाएगी। अब देखो ये संख्या क्या मेरी 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, देखेंगे। 8 ही कम 8 आ जाएगा, बचेगा कितना 13, 8 ही कम 8 बचेगा कितना 5, 8 सत्ते 56, यानी कि 117 बार डिवाइड हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे बाई का जो मान हमारा निकल के आया वो बाई का मान हमारा निकल के आया 3, यानी बाई का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3। अब जो ये संख्या बन जाएगी दोस्तों वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास ये संख्या बन जाएगी ये 3 और 6। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या हमारी किससे, अगर ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी कंप्लीटली हमारे पास निकल के आ जाएगी। 9 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 और 7 ये भी कट जाएगा। अब मुझे बताओ 4 में मैं क्या ऐड करूं जो मेरे पास 9 बन जाए। आप बोलोगे भैया 5 ऐड करना पड़ेगा, तो x का जो मान आएगा वो x का मान 5 निकल के आ जाएगा। यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपके पास आंसर बनेगा 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा बाई। बाई का मान कितना है, बाई का मान है 3, तो कितना हो जाएगा 10, 10 और 9 कितने होते हैं 19, यानी कि जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा 19। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये मैंने कुछ आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रखे हैं, आप इसको करके देखेंगे। देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, हमें बोर्ड मास नियम का फॉलो करना पड़ता है। BOD बोर्ड मास रूल जो होता है उसको फॉलो करते हैं हम, BOD MAS। इसका मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर कोई संख्या ब्रैकेट में हो तो पहले हम उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले अगर कहीं ऑफ लिखा हुआ होगा तो पहले हम उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड का मतलब होता है भाग, फिर हम भाग करेंगे, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे एडिशन, फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। इसी क्रोनोलॉजी में ये चलते हैं। पहले हमें क्या करना होता है, तो पहले हमें क्या मिला है, देखो भाग से भी पहले ऑफ है तो मतलब पहले इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3/7 गुणा 7 बनेगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये 7 से 7 बन जाएगा। तो ये वाली जो संख्या मेरी निकल के आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी, वो आएगी 3 निकल के। समझ में इतनी बात आपको आ गई होगी। आप इसको सोल्व करो, 4 चौक 4 पंजे 20 24 हो जाएगा, तो 24/5 और भाग करनी है 8 से। अगर भाग को मैं गुणा में चेंज करूंगा तो मैं इसको 1/3 कर दूंगा। समझ में आ गई बात। और प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार, तो कितना होगा 5 पंजे 25, 6/25 हो जाएगा, 6/25 हो जाएगा।
और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा दोस्तों 1/5। समझ में आ गई बात। आप इसको सोल्व करो, ये बचेगा आपके पास 8, यानी कि 8/5 प्लस 6/25 और माइनस के 1/5। आप इसमें से सॉल्व कर लीजिए। आप इसको 25 को एलसीएम ले लीजिए। 25 अगर एलसीएम लेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 5। तो कितना आएगा आपके पास आएगा 41/25, यानी कि 41/25 आपका सही उत्तर आएगा। यानी आपके पास बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये भी सिंप्लीफिकेशन का, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ये वाला ब्रैकेट जब हम सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा। और 5/2 में हम 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ऊपर 5 था तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13/4। यानी कि इस वाले ब्रैकेट से जो हमारे पास मिला वो मिला 13/4। समझ में आ गई। अब 4 ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 और 1 कितना होता है, 12 और 1 13, 13/3। इसमें से मुझे क्या करना है, ये 13/3 माइनस के 13/4 करना है। आप यहाँ एलसीएम लो, कितना एलसीएम लोगे, 12 एलसीएम हो जाएगा। 12 एलसीएम हो जाएगा, 13 चौका 52 होते हैं, 13 चौका 52 होते हैं, और माइनस 13 39 होते हैं। तो इसलिए कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा भैया 13/12, ये 13/12 निकल के आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ तक की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 13/12 आ गई। अब ये कितना है, 3 4, ये 13 कितना है, ये 13 हो जाएगा 6, और इस 13/6 में प्लस करना है हमें 13/12। इतनी बात समझ में आ गई। 12 एलसीएम लेंगे, 13 दूनी 26, 13 ते 39, तो 39/12 हो जाएगा। यानी इस वाले ब्रैकेट तक हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 39/12। अब इसको सोल्व करेंगे। 9 चौक 36, 36 और 3 कितना होता है 39, ये हो जाएगा 39/4। और क्योंकि भाग में तो इसको गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 12/39। उल्टा हो जाता है जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं। इसको आप सोल्व कर लो। 39 से आपका 39 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा आपका 3 बार, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 3 ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन ना आपका, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। मैंने क्या था, जब लास्ट टाइम आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी इसका कांस्टेबल का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो 60,244 वैकेंसी थी, उसका जब एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने अरिहंत, जो आपने देखा होगा, अरिहंत का जो आपका यूट्यूब चैनल है, तो मैंने अरिहंत के यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस कराया था। अरिहंत वालों का कॉल था। अरिहंत वालों के कॉल के थ्रू मैंने क्या किया था, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का वो कराया था एनालिसिस, और वो डिजिटल बोर्ड पे कराया था। आप देखोगे वीडियो भी अभी पड़ी हुई है उसकी, अरिहंत वालों के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। तो वो उस वाले मॉक टेस्ट, मतलब जो वो टेस्ट था आपका, जो पेपर था, उस पेपर में मैंने जब वो एनालिसिस कराया तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे देखा था। इस तरीके का क्वेश्चन आपके 60,244 वाली वैकेंसी में आए थे। जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ भैया ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आप इसको सोल्व करके देखो। ये सोल्व कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि आपको वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखो जो 5√3 है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 25 या 75 होते हैं, ये भी 5√3 निकल के आएगा यहाँ से, ये भी 5√3 निकल के आएगा। अब ये 5√3 और 5√3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3। यहाँ पे हमारे पास 10√3 की वैल्यू आ जाएगी 17.32। ठीक है, ये 17.32 हो गई। अब यहाँ से आप सोल्व करो, ये 14√3 है। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये 36 × 3 है, ये 36 × 3 है। 36 × 3 को क्या लिख सकता हूँ, 36 × 3 को लिख सकता हूँ 6√3। और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास 20√3। ये 20√3 निकल के आएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर 10√3 की वैल्यू इतनी है तो 20√3 की वैल्यू इसके 2 गुना हो जाएगी। तो 17 दूनी 34 और 32 दूनी 64, 17 दूनी 34, 32 64, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा आपके पास 34.64। तो 34.64 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत इजी। ये ऐसा है, देखो ये इसके ब्रैकेट के अंदर है। मैं इसको एक बार सही से लिख देता हूँ। ये इसके भी ब्रैकेट के अंदर है, इसके ब्रैकेट के, इस तरीके से है ये क्वेश्चन।
तो आपको बताना, देखो 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12 होता है, और 12 प्लस 4 कितना होता है, 16 होता है, और 16 का अंडर रूट कितना आएगा, 16 का अंडर रूट निकल के आएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कुछ इजी क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, यदि उनके एचसीएफ जो है 226 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग बताना। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, इसको ऐड करो आप पहले। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 11 यूनिट। यानी कि जो दोनों संख्याओं का योग होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आप चेक कर लो 11 का मल्टीपल कौन सा है। देखो 11 का मल्टीपल होने के लिए 2 और 6 कितने होते हैं, 8, और 8 में से 8 जाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि ये 11 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। 8 और 3 11, 11 में से 3 जाएंगे 8 बचेंगे, ये मल्टीपल नहीं है। और 3 और 2 5 में से 1 जाएंगे 4 बचेंगे, ये भी नहीं है। 3 और 4 7, 7 में चाहे 1 जाएगा, ये भी नहीं है। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 286। अब ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक। अब अगर आपको इसको वैसे करना है तो क्या करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एचसीएफ से, कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 11 छंग 66, 11 दूनी 22 और 6 हो जाएगा 28। क्योंकि क्या होता है, ये जो एचसीएफ होता है ये कॉमन होता है, ये कॉमन ही तो होता है। ये जो संख्या होगी ये 4 गुना कितनी होगी, 4 गुना 26 होगी, 4 गुना 26 होगी। और दूसरी संख्या क्या होगी, 7 गुना 26, तभी तो इसमें से 26 एलसीएम आया। तो इन संख्याओं को ऐड करने के बाद 286 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। दो संख्याएं हैं, 5:11 के अनुपात में है, इनका योग बताना। अगर इनका एचसीएफ है तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो 16 का मल्टीपल आप ऐड कर लेंगे, 16 का मल्टीपल 16 दूनी 32, 16 चौका 64, यही आंसर है। देखो आप, यही तो आंसर है, 16 का मल्टीपल यही है। आप इसमें चेक करोगे 16 दूनी 32 होते हैं, ठीक है। बचेगा 8, तो नहीं कटेगा। ये काट के देखो, ये भी नहीं कटेगा। 16 ही कम 16 होते हैं 104, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर हो जाएगा 384। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 6 और इतना है। इनमें से एक संख्या 216 है, तो दूसरी संख्या बतानी। आपको मैंने जब एलसीएम कराया था तो मैंने आपको इसका वो बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल की, यानी कि ए इंटू बी। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो, 6 गुणा 50 40 बराबर ए कितना है 216, बी का मान हमें निकालना है, ठीक है। आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 35 बार जाएगा। 35 से इसको डिवाइड करेंगे, 35 कम 35 बचेगा कितना 15, और 35 चौका 140 और 35 चौका 140 बराबर बी। तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 144। यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 144। 5, ये 5 कहाँ से आ गया, बी होगा। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है। आप मुझे बताइए, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 2/5 होती है। इसका मतलब क्या है कि 5 अगर ए की आय है, ए की आय बी की आय से अधिक है, तो ये अगर बी की आय है बी की, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए बी की आय ए की आय से कितनी कम है। आप बोलोगे कम है 2, और किससे कम है, 7 से। तो 2/7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये होता है 14 7 98, और 14 दूनी 28, 28 से ही 28 से ही 4 आएगा ना, 28 से ही 4/7, ठीक है। 28 से ही 4/7 निकल के आएगा, 28 से ही 4/7% आपका उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। ध्यान रखेंगे, एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 42% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, और 32% जो उम्मीदवार है वो दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत लोग उत्तीर्ण हुए ये बताना है, ठीक है। आप एक डायग्राम से करेंगे, हम वेन डायग्राम से करेंगे। देखो एक वेन डायग्राम बना लेंगे साइंस का, एक वेन डायग्राम बना लेंगे हम किसका, एक वेन डायग्राम बना लेंगे मैथ्स का। ये हो जाएगा साइंस का और ये हो जाएगा मैथ्स का। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये दोनों का कॉमन पार्ट है। अब इसने बोला है कि जो दोनों का कॉमन है, यानी कि दोनों में जो पास हुए वो 32% है। अब जो साइंस में टोटल पास हुए वो साइंस में 54% पास हुए टोटल, और जो आपके पास मैथ्स में टोटल पास हुए वो मैथ्स में 42% टोटल। तो मुझे बताइए केवल और केवल मैथ्स में कितने पास हुए होंगे, केवल और केवल साइंस में कितने पास हुए होंगे ये, और केवल और केवल मैथ्स में कितने पास होंगे। तो ये कितने होंगे, आप 32 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप बचेगा भैया इसमें से 22, यानी कि 22% होंगे जो केवल साइंस में,
और इसमें पढ़ेंगे 10% जो केवल किस में बचेंगे, जो केवल किस में पास हुए होंगे, जो केवल पास हुएंगे मैथ्स में। अब आप सबको ऐड कर दो, आप अगर सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। आप सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 और 10 कितना हो जाएगा, 54 और 10 हो जाएगा, हाँ 54 है ना, 54 और 10 64 होना चाहिए था। ये कह रहा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। अच्छा, दोनों विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो फिर तो 32% होना चाहिए था आंसर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। अगर दोनों का पूछ रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं, इसने बोला कि विज्ञान में पास हुए 54%, गणित में पास, अच्छा गणित में अनुत्तीर्ण है, सॉरी ये गलत हो गया हमसे, ये गणित में अनुत्तीर्ण लोग हैं दोस्तों, हमसे गलती हुई है। हमसे गलती क्या हुई है ये हम एक बार चेक करेंगे। देखो ये क्या है, ये अनुत्तीर्ण लोग हैं। अगर अनुत्तीर्ण लोग कितने हैं, हमें ये भी अनुत्तीर्ण है तो मामला ही गलत हो गया क्वेश्चन का, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन कराए हैं, मैंने आपको ये बताया था, जो मैं ही भूल गया, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें देखना है कॉमन वाला पार्ट, जो कॉमन पार्ट यानी कि जो दोनों में पास हो रहे हैं, तो दोनों में जो भी हो रहा है, यानी कि अगर दोनों में पास हो रहे हैं तो हमें वेन डायग्राम बनाना है पास वाले के हिसाब से, अगर दोनों में फेल हो रहे हैं तो हमें वेन डायग्राम बनाना है फेल वाले के हिसाब से। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यह ना दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो हमें जो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा वो अनुत्तीर्ण लोगों का बनाना पड़ेगा। अब आप बताओ मुझे, अगर 54% ये साइंस है, मैं साइंस के अगर 54% लोग पास हुए हैं तो इसमें 46% लोग अनुत्तीर्ण हुए होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसमें मैथ्स में कितने लोग दिए हुए हैं, मैथ्स में 42 लोग दिए हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में क्या, साथ में जो कॉमन है, कॉमन पार्ट जो है, कॉमन में कितने दिए हुए हैं, कॉमन में दिए हुए हैं आपको 32%, तो आप निकाल देंगे, बैंड डायग्राम बना लीजिए। ये बैंड डायग्राम आपका हो जाएगा, इसमें जो कॉमन वाला पार्ट हो जाएगा 32% हो जाएगा, और जो ये साइंस वाला पार्ट है और ये मैथ्स वाला पार्ट है, साइंस में कितने हैं 46% और मैथ्स में कितने हैं 42%। तो इसमें आप निकाल दीजिए इंडिविजुअल कितने होंगे, तो आप इसमें इंडिविजुअल निकालोगे तो कितना आएगा, 14% आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें अगर आप इंडिविजुअल निकालोगे तो 10% आएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 56%, यानी कि 56% लोग पास हुए, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 56% लोग टोटल पास हुए इसमें, नहीं 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 नहीं, ये टोटल फेल हुए। हमें फेल का निकालना ना, हमें पास बताने, पास। तो पास कितने हुए, पास हुए 44% लोग, 44% लोग, मेरा ही दिमाग आज चकरा रहा है, 44% लोग पास हुए, ये पास वाले लोग हैं, पास वाले, ठीक है, सॉरी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। चीनी की कीमत में 15% की कमी आई और कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग का को बढ़ा सकता है ताकि उसका व्यय क्या अपरिवर्तित रहे। यानी कि इसमें जो एक्सपेंडिचर है उसमें एक्सपेंडिचर सेम का केस है, यानी कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर जितना पहले था उतना ही होता है, तो जो प्राइस हो जाता है वो उल्टा हो जाता है कंजम्पशन के, यानी कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही कंजप्शन कम होगा, और जितनी कंजप्शन कम हो, जितना कंजप्शन बढ़ेगा यानी कि जितनी खपत बढ़ेगी उतना प्राइस कम होगा। तो इसमें देखो क्या बोला है कि कीमत में 15% की कमी आ गई, तो 15% की कमी आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 20/3 होती है, यानी कि वैल्यू जो हो जाएगी वो 20 से कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी अब। यानी कि अगर पहले 20 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी मिल रही थी तो अब 17 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है, तो इसका उल्टा इसकी खपत हो जाएगी, यानी कि 17 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कितनी खपत बढ़ी, खपत बढ़ी 3 के हिसाब से, और कितने पे बढ़ी, 17 पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 300/100 हो जाएगा, 300/17, 300/17%, 300/17%, यानी कि बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। एक दुकानदार ने 2 वस्तु में प्रत्येक को 9,441 रुपये में बेचा, एक पर 23% का लाभ और दूसरे पर 23% का नुकसान, तो प्रतिशत का कुल लाभ और हानि बतानी कितनी होगी। देखो जब भी क्या हो, जब भी अगर
अगर दोनों वस्तु एक ही इक्वल सेलिंग प्राइस पे बेची जाए, ध्यान रखें, मेरी बात का ध्यान रखेंगे, अगर इक्वल सेलिंग प्राइस हो, क्या हो, सेलिंग प्राइस अगर एसपी इक्वल हो, अगर एसपी बराबर क्या हो, इक्वल हो दोनों का, अगर एसपी इक्वल हो तो इसमें केस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है तो जो परसेंटेज दी हुई होती है उसको हम सक्सेसिव फॉर्म में लगा देते हैं। तो इस परसेंटेज को सक्सेसिव फॉर्म में लगा दो आप। इसमें क्या हो रहा है, 23 प्लस का प्रॉफिट हो रहा है और साथ में इसमें 23 का नुकसान हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस के 23 का हो जाएगा 529 और 529/100 हो जाएगा, यानी 23 से 23 कट जाएगा, 529 का मतलब हो जाएगा 5.29 और 5.29 का मतलब माइनस के होता है कि हानि, तो 5.29% की हानि होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ क्या है, एक चीज़ आपको अगर और शॉर्ट तरीके से करना है तो और शॉर्ट तरीका क्या होगा, आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देगा ना तो वो परसेंटेज सेम देगा, और अगर परसेंटेज सेम देगा तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है वो स्क्वायर अपॉन, और हमेशा लॉस ही होता है इस केस में, इस केस में हमेशा लॉस ही होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे। अगर सेलिंग प्राइस सेम है दोनों वस्तुओं का और एक वस्तु उतने ही परसेंटेज के लाभ पे बेची जा रही है जितनी परसेंटेज के हानि पर, तो हमेशा हानि होगी, ये बात का ध्यान रखना। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलती है, x² बटे कितना होता है 100, और ये x की जो वैल्यू होती है ये होती है परसेंटेज, जितने परसेंट हमें दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने प्रत्येक को 9,639 रुपये में बेचा, दोनों को बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो एक को 19% के लाभ पर, एक को 19% के लॉस पे बेचा, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो लॉस प्रतिशत हो जाएगा x²/100, और x² क्या होगा 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 361 मतलब हो जाएगा 3.61% का लॉस, तो 3.61% का लॉस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16। एक दुकानदार ने अपने माल को ऐसे मूल्य पर अंकित किया कि 25% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हुआ। आप मुझे बताइए, ये मार्केट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये आपके पास सीपी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 25% की छूट दे रहा है, यानी कि 4 रुपये की वस्तु 3 रुपये में बेच रहा है, और उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेच रहा होगा। ये बात तो ठीक है ना, 3 इधर लेके जाएंगे, 6 इधर लेके जाएंगे। अब इसकी अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे रेशियो में, 5 या 15 हो जाएगा सीपी, और 6 या 18 हो जाएगा एसपी, और 6 चौक 24 हो जाएगा एमपी। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है कि लागत मूल्य यानी कि सीपी जो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारे पास 460। तो हमें बताना है कि इसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो आसान क्वेश्चन है, हमारे पास 15 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है, हम कह सकते हैं कि 460 जो है वो 15 यूनिट की वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी, 24 यूनिट की निकालनी। 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 9 45, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 का 6, 8 9 72 और 1 73, यानी कि मैं कह सकता हूँ कितना आंसर आएगा मेरे पास 736 सही उत्तर आएगा, यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है, 20%, 10%, 15% की एकल छूट बतानी। तो 20 और 10 की तो मैंने आपको बताई है, 20 और 10 की कितनी 28% होती है। देखो कैसे, पहले इसमें सक्सेसिव लगाएंगे तो माइनस के 20 हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस के कितना 20, 200/100 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा आपके पास, माइनस के 30 प्लस के 2 माइनस के 28 निकल के आएगा, और माइनस के 28 के साथ आप माइनस के 15 जोड़ दो, और ये कितना हो जाएगा 15 8 120, हासिल लगे आपके पास 12, 15 दूनी 30 और 12 कितने होते हैं 42, और बटे 100 यानी कि 4.2। अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर मैं इसमें से 5 घटाऊंगा तो 38 पॉइंट आएगा, 38.8 आएगा, 38.8 आएगा, यानी कि आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है देखो 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। 15,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 12% प्रति वर्ष और शेष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। मतलब जो राशि है 15,000 रुपये की राशि है, उसको 2 हिसाब में बांटा गया है। मतलब उसके कुछ हिस्से को कितने पे, उसके कुछ हिस्सों को 12% के ब्याज दर पर, और कुछ हिस्से को 10% के ब्याज दर पर क्या किया गया है, निवेश किया गया है। अगले 2 साल के अंत में कुल जो हमारे पास लाभ जो ब्याज होता है, कुल दो साल में जो कुल ब्याज होता है वो कितना होता है, वो होता है भैया हमारे पास 3344,
और हमें बताना है कि 10% पर कितना पैसा उसने खर्च किया, ये बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको इस तरीके क्वेश्चन बताए हैं कि एलिगेशन से कैसे करते हैं, तो हम तो एलिगेशन से ही करेंगे क्योंकि हमारे पास आसान तरीका यही है। पहले हमें क्या दिया हुआ है, ब्याज। ब्याज कितना दिया हुआ है आपको पता है, 3344 दिया हुआ है। आप मुझे बताइए 2 साल का दिया हुआ है, तो हमें 1 साल का निकालना। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 दूनी 32 आएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 7, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 1672 हो जाएगा। अब 1672 की परसेंटेज निकाल देंगे कितने पे, टोटल ये टोटल कितना है 15,000 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो कट जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1672/150। अब 1672/150 है, ये इतने प्रतिशत लाभ है, ये समझ लीजिए ओवरऑल। तो हमें एलिगेशन लगाना, एक तो 12% पे लगाना है, और एक लगाना है 10% पे, और एक लगाना है हमारे पास 1672/150 पे। हम क्या करेंगे, सब में 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सब में 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 150 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी हमें 150 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ भी दोस्तों हमें 150 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 150 से 150 कट जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास कितना 15,000 ये आपके पास बन जाएगा 1500, ये आपके पास कितना बन जाएगा 1800, और ये आपके पास है ही कितना 1672। आप इसमें एलिगेशन लगाओ, जो मैंने सर्कल किए हैं इनमें एलिगेशन आपको लगाना है। एलिगेशन लगाओगे तो ये कितना बचेगा, देखो कितना बचेगा, ये 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा, और ये बचेगा आपके पास 1, यानी कि 128 बच जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा 172 बच जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो निकाल दो आप। देख 4 से कट जाएगा कितने बार, 4 चौक 16, और 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 से कितने बार कट जाएगा, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, 32 बार जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया रेशियो। अब देखो, अब इस रेशियो में बांटी गई है, अब रेशियो को आप ऐड कर लो तो कितने यूनिट आ जाएगा, आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा हमारे पास कितने यूनिट, ये आ जाएगा हमारे पास 5, यानी कि 55 यूनिट आ जाएगा। फिर 55 नहीं 75 यूनिट का जो मान हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 15,000 दिया हुआ, 15 के। यहाँ से आपको 32 का मान निकालना है क्योंकि 10% का निकालना है, तो आपको 15,000 को डिवाइड करना पड़ेगा। 15,000 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 75 से, और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों 32 से। तो 15 पंजे 75 होते हैं, और 5 से काट देंगे 2 बार, यानी कि 200 की मल्टीप्लाई कर दो आप 32 से, तो कितना आएगा 6400 आंसर आ जाएगा। 6400 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 10% पे उसने 6400 रुपये उसको दिए। बोलो आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आपको पिछले क्वेश्चन में एलिगेशन का मेथड समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बोला है कि 12,800 की राशि आंशिक रूप से 15% प्रतिवर्ष पर शेष 12% साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल जो लाभ हमें मिलना है, कुल जो ब्याज इनको मिला वो 5,085 था, फिर प्रति वर्ष 15% की पे कितना पैसा निवेश किया गया बताना। आसान सी बात है, पहले तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा 1 साल का। अगर ये हमारे पास 3 साल का ब्याज है तो उसको 3 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, और 2 बचेगा भी, 3 छंग 18, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 3 नम 27, तो 3 पंजे 15, यानी कि 1695 आ गया। 1695 1 साल का ब्याज आ गया, 1 साल का ब्याज। समझ में आ गई बात, 1 साल का ब्याज आ गया। अब इसका ब्याज प्रतिशत निकाल दो आप। ब्याज प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, 1695 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 128 मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 28 से इसको डिवाइड कर दो। जब आप इसको 28 से डिवाइड करोगे 1695 को, तो क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है। जो भी निकल के आएगा वो हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज निकल के आ जाएगी, ओवरऑल। ठीक है, अगर ऐसे ना करके एक काम करते हैं हम इसको, क्योंकि अगर मैं इसको पॉइंटों में लिखूंगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ 1695 बटे कितना 128, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इसी तरीके से लिख देते हैं। अब परसेंटेज देखो आप, एक तो है 15% और एक है हमारी 15% को प्रतिशत का साइन ही हटा दो आप, डायरेक्ट वैल्यू लिखो 15, और एक है हमारे पास 12, और जो ओवरऑल हमारे पास आया वो 1695 आया। 1695 बटे 128, सब में 128 की मल्टीप्लाई कर दो, सब में क्या कर दो 128 की मल्टीप्लाई कर दो। जब 128 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास कितना, यहाँ निकल के आएगा आपके पास 1920,
1920 आपके पास निकल के आएगा, 1920। ठीक है, ये 1920 आ गया निकल के। अब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 128 की, तो कितना आ जाएगा आप मुझे बताएंगे। 128 की मल्टीप्लाई अगर मैं 12 में करूँगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया यहाँ निकल के आएगा 1536। ये 1536 हो गया, ये 1536 हो गया, यहाँ से 128 हट ही जाएगा। अब एक संख्या ये होगी 1695। अब इसका आप निकाल दो रेशियो, आप रेशियो निकाल दो, कितना बचेगा। आप बोलोगे भैया ये कितना बचेगा, आप 1920 में से माइनस करेंगे 1695, तो आपके पास बचेगा 225। और जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपको 1695 से क्या माइनस करना है, अंतर ही तो लेना है। 1695 से आपको माइनस करना है कितना, 1536। तो जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 159 निकल के आएगा। देखो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, बोलो अच्छे से कट रहा है बिल्कुल भैया, अच्छे से कट रहा है। 3 से इसको काटूंगा, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। 3 से इसको काटूंगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ये कितना आ जाएगा 53। और कितना हो जाएगा 53 और 75 हो जाएगा। अब 53 और 75 को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 128 ही बनेगा, यानी कि 128 जो यूनिट है, 128 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। 128 यूनिट जो हो जाएगा दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा भैया 1280 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपके पास 100, और अगर 1 यूनिट बराबर 100 हो गया तो हमें क्या निकालना, हमें 15% का निकालना। तो 53 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 5300। 53 यूनिट का जो मतलब हो जाएगा वो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, 5300। ये आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया एलिगेशन से हमने कैसे किया, ये हमारा रफ वर्क था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है, 20,000 मूल्य के टीवी सेट की कीमत 1,000 की 20 किस्तों में अदा की जानी है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है और पहली किस्त का भुगतान खरीदने के समय किया गया, तो उन्हें ब्याज के रूप में अच्छी तरह से कवर करने वाली अंतिम जो किस्त होगी वो कितनी होगी, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास। ये क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है ना, वो टॉपिक आपका मतलब उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से करके ले जाओगे। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपको क्वेश्चन बताना है, वीडियो पॉज करके पहले इसको करके देखना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो तो ये आपका एक डिसाइडेड फैक्टर हो सकता है कि आपका जो एसआई का पार्ट है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट है आपका, वो बहुत अच्छा है। मतलब आप उसका एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ, सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो हमें दिया गया है 20,000 रुपये का टीवी, हमने लिया है भैया 20,000 रुपये का टीवी। ठीक है, 20,000 का हमने टीवी लिया, बात आ गई समझ में। अब जब हम टीवी लेने गए तो हमसे बोला कि भाई साहब पैसा तो हमारे पास है नहीं, तो एक काम करो, तुम हमारे पास 1,000 रुपये की सारी किस्त बना दो, हम इसको 1,000 रुपये की 20 किस्तों में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे आपका पैसा, और हमें टीवी दे दो अभी, क्योंकि भाई मैच देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एशिया कप अभी ख़त्म हुआ है, भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी अपने बेटे को दे दी चूरन उरन खाने के लिए, तो आप समझ रहे होंगे। तो 20 किस्तों में क्या करना है, वो टीवी के पैसे जमा करने हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दुकानदार ने कहा कि ठीक है, हम आपको 20,000 रुपये का ये टीवी आपको दे देते हैं और किस्तों में दे देते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपये की किस्त आपको स्टार्टिंग में जमा करनी पड़ेगी। उसने बोला कि 1,000 रुपये की किस्त आप स्टार्टिंग में जमा कर दो, बाकी जो आपका पैसा है उस पर आपका क्या लगता रहेगा, ब्याज लगता रहेगा। ठीक है, बात इतनी आ गई समझ में। उसने बोला कि हर बात तो ठीक है, अगर 1,000 रुपये दे के हमें 20,000 रुपये का क्या मिल रहा है, टीवी मिल जा रहा है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, टीवी लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, उसने 20,000 के टीवी में 1,000 रुपये जमा कर दिया। तो आप मुझे बताइए, जो उसने स्टार्टिंग में 1,000 रुपये जमा करा है, क्या उस पर कोई ब्याज लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ब्याज की दर तो टाइम के हिसाब से लगती है, ब्याज तो टाइम के हिसाब से लगता है। तो 1,000 रुपये उसने जमा कर दिए, तो अब जो पैसा बचा बकाया वो 19,000 रुपये बचा। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। अब 19,000 रुपये उसके पास ऐसा पैसा बचा जो उसको हर महीने उसमें से 1,000 रुपये
क्या करना है, चुकाना है। आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ से एक बात मुझे बताइए, अगर मैं पहले महीने की किस्त देने के बाद दूसरे महीने की बात करता हूँ, तो मुझे आप बताइए जो 19,000 रुपये मेरे पास हैं, इस 19,000 रुपये पे एक महीने का ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलोगे हाँ भैया लगेगा, क्योंकि एक महीने के बाद हम दे रहे हैं, तो एक महीने का ब्याज हमारा प्रतिवर्ष कितना है, 60%, तो महीने के हिसाब से उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो आप मुझे बताइए, ये मेरे पास ब्याज लगेगा इसको, और इसको ब्याज देना पड़ेगा कितना? आप मुझे बताओ, इसका ब्याज कितना देना पड़ेगा मुझे, 6%। तो इसी तरीके से क्या होगा, ये 19,000 पे ब्याज लगेगा। फिर 1,000 देने के बाद फिर वो अगले महीने की बात हुई, अगले महीने की बात हुई तो उसने फिर 18,000 रुपये दिए। तो मुझे बताओ, इस 18,000 पे भी ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलेंगे हाँ लगेगा भैया। फिर उसके बाद उसने एक महीने के और 1,000 रुपये उतारने के बाद फिर उसने 17,000 रुपये दिए। आप मुझे बताओ, इस 17,000 पे भी ब्याज लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब इसी तरीके से चलते 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 उसने 1 रुपये तक अपना जो है सारा धन चुका दिया, सारा धन उसने चुका दिया। 1,000 रुपये उसको बाद में बचे तो उसने सारा धन अपना चुका दिया। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप मुझे बताइए यहाँ से, अभी हमने ब्याज नहीं लगाया, अभी हमने लिखा है कैसे कैसे लगेगा। आप मुझे बताइए यहाँ से 1,000 रुपये 1,000 रुपये कॉमन आ जाएगा सब में से, बिल्कुल आ जाएगा। और ये संख्या बन जाएगी 19 प्लस 18 प्लस 17, और इसी तरीके से 1 तक ये संख्या जाएगी आपके पास। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब आप मुझे बताइए, ये जो मेरे पास पूरा क्या बनेगा, ये जो मेरे पास पूरा धन बनेगा ये कितना बनेगा? आप यहाँ से इस पूरे धन की वैल्यू निकाल लीजिए। इसका सम निकालेंगे, ये तो n नंबर का सम निकालना 19 तक, तो 19 कितना हो जाएगा इसका सम निकालने के लिए, n इंटू n+1, यानी कि 19 प्लस 19 गुणा 20/2, 19 गुणा 20/2 हो जाएगा, 20/2। तो ये आपके पास 190 आ जाएगा, 20/2। मैं बहुत आसानी से तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 190, 190 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये टोटल जो हमारे पास बन जाएगा ये बन जाएगा इतना, 1,90,000। ठीक है। अब क्या होगा, आप बोलोगे भैया 1,90,000, टीवी तो 20,000 का, 1,90,000 कैसे आ गया? मेरे भाई इस पे ना ब्याज लगेगा अभी, है ना, तो ब्याज लग लग के वैल्यू आएगी। तो पहले इस पे क्या करना है, इस पे ब्याज लगाना है। अब ब्याज कितने के हिसाब से लगेगा? ब्याज लगेगा भैया 6% के हिसाब से, और 6% के हिसाब से ब्याज लगेगा, 6% के हिसाब से। और कितने महीने के लिए? आप बोलोगे भैया 1 साल के लिए जो भी ब्याज लगेगा, अब उसका जो हमें क्या निकालना है, हमें उसके महीने के हिसाब से कर देना, तो 1/12 से डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आएगा वो हमारे पास ब्याज निकल के आ जाएगा, और हमें निकालना तो ब्याज ही है, हमें ब्याज ही तो निकालना। ये 100 से कट जाएगा आपका 2 0, ये 6 से कट जाएगा आपका 2 बार, और ये 2 से कट जाएगा आपके पास कितने बार, ये आपके पास कट जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 950 बार। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हम ब्याज, सारा ब्याज निकाल लिया है, यानी जो ब्याज हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो 950 रुपये देने पड़ेंगे। क्योंकि अब 950 अगर रुपये देने पड़ेंगे दोस्तों, तो आप मुझे बताइए जो आखिरी किस्त होगी, उस आखिरी किस्त के बारे में ही तो पूछ रहा है भाई। आखिरी किस्त में सारा ब्याज भी देना पड़ेगा, तो अगर सारा ब्याज देना पड़ेगा तो जो आखिरी किस्त होगी हमारे पास, लास्ट किस्त, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास होगी वो हो जाएगी 1,950 रुपये की। यानी कि अंत में जो हमें किस्त देनी पड़ेगी वो हमें 20वीं जो किस्त देनी पड़ेगी वो 1,950 रुपये की देनी पड़ेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो इसमें से नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मैंने बहुत आसान से आपको समझाइए, इसलिए समझाइए बहुत आसान से क्योंकि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसको बहुत आसानी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन समझाना बहुत जरूरी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, 6 रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की दर से 15 महीनों के लिए 20,000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है। 15 महीने के अंत में 1 स्थान तक प्रतिशत बताना, कितना लाभ होगा। लाभ प्रतिशत का मतलब वही है कि कितना ब्याज हमें मिलेगा। समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को आराम से करने की कोशिश करो, फील लेके क्वेश्चन करो, फील लेके। 6 महीने का मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक, इतनी बात आपको सबको पता है। आप मुझे बताइए, अगर 10% क्या है हमारे पास, वार्षिक है, एनुअल, ये है एनुअल, तो आप मुझे बताइए हाफरली कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 5% हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा हाफरली। ठीक है, हाफरली हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या होगा, हिंदी में ही लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात। ये वार्षिक है, ये आपके पास वार्षिक है।
ठीक है, मैं तो वार्षिक ही लिखना भूल गया यार, प्रतिवर्ष कर दीजिए, एनुअली कर दीजिए। ठीक है, एनुअली आप इसको कर दीजिए और ये आ जाएगा आपके पास हाफरली। ये हाफरली हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित निकालना है। अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित निकालना है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले हमारे ब्याज दर का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, हमें निकालना है 5% पे। अब क्योंकि 15 महीने का निकालना है, तो आप मुझे बताइए 15 महीने का मतलब क्या होता है। 15 महीने का मतलब होता है भैया कितना, 6 माह प्लस 6 माह प्लस 3 माह, यानी कि इन 6 माह के लिए तो हमारे पास ब्याज दर 5% लग जाएगी। अब हमें आगे 3 महीने के लिए जो ब्याज दर निकालनी पड़ेगी वो इसका भी आधा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी तो अर्धवार्षिक है, इसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 2.5%। तो अब जो हमारे पास अब जो लाभ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। अब या तो आप यहाँ से सक्सेसिव लगा दो, और सक्सेसिव भी लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो कैसे, पहले साल कितना मिला, 5% ब्याज मिला। दूसरे साल कितना मिला, अर्धवार्षिक रूप से है ना, तो पहले साल कितना 5% मिला, अर्धवार्षिक का मतलब हो जाएगा 6 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद 5% मिला। अब इसका सक्सेसिव लगा दो, आज 5 5 10 5 5 25 हो जाएगा, और 25/100 हो जाएगा आपके पास। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10.25 आ जाएगा। अब इसके साथ क्या लगाना है, इसके साथ 2.5 का भी लगाना है, और प्लस 25 पंजे 125 का 5 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 और कितना 12 हो जाएगा, 62 का 2 हासिल लगे आपके पास 6, 25 0 का 0 6 हो जाएगा, 25 एकम 25। अब कितने अंक बाद लगने, 2 अंक ये है, 1 अंक 3 अंक बाद लगना है, 3 अंक बाद 0 लगना है, और 100 नीचे है हमारे पास दिया हुआ, 100 नीचे दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं इसमें कितना ऐड होगा, ये ऐड हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 12.75, और प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.256, यानी में लगभग इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 13%। लगभग जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 13%, यानी कि हमारे पास जो लाभ हुआ वो कितने प्रतिशत का हुआ, वो 13% का लाभ हुआ, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात की, नहीं समझ आएगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी अर्धवार्षिक पे ही है, चक्रवृद्धि है, ये भी अर्धवार्षिक पे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है ये ध्यान रखना है। देखो समझो बात को, आप मुझे बताइए, अगर अर्धवार्षिक रूप से है तो ये तो एनुअली है, ये तो वार्षिक रूप से ब्याज दर है, तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, हाफ अर्ली कितनी हो जाएगी, हाफ अर्ली हो जाएगी 4%। अब क्योंकि 17 महीने की बात है, तो 17 महीने के हिसाब से क्या होगा, 6 माह अर्धवार्षिक, फिर 6 माह, फिर हो जाएगा 5 महीने का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो 6 महीने की ब्याज दर तो हमारे पास है 4%, 5 महीने की निकालनी है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर 4% जो ब्याज दर है वो 6 महीने की है, मुझे 5 महीने की निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 10/3% हो जाएगी। 10/3% आपका आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब ये हो जाएगा आपके पास, इनकी जो ब्याज दर है ये तो 4% दी हुई है, और इसकी जो ब्याज दर आ जाएगी वो आ जाएगी 10/3%। समझ में। अब इसमें सक्सेसिव आप लगा दीजिए। देखो 4 और 4 का सक्सेसिव लगाएंगे 2 साल के लिए, 4 4 8 और 4 चौक 16, यानी कि 8.14 हो जाएगा। और फिर इसका हमें सक्सेसिव लगाना है 10/3 के साथ। ठीक है, 10/3 के साथ सक्सेसिव लगाना है, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 81 और गुणा और बटे हो जाएगा आपके पास 300, ये हो जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 8 या 24 और 16 या 48, यानी कि 24.48 हो गया, और प्लस हो जाएगा आपके पास 10, यानी कि मैं इसको 34 कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 34 कर दूं, ये हो जाएगा 34.48 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, और प्लस में कितना है ये आएगा आपके पास इतना 300। आप या तो 300 एलसीएम ले लो, 300 एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप इसको सोल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 11.8% के आसपास। मैं डायरेक्ट आपका आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन आप बहुत ईजीली इसका कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। इसने बोला है 10.8 और 4.8 के बीच का मध्य अनुपातिक
और 2 और 4 के बीच का तृतीय समानुपातिक, मतलब अनुपातिक, यानी कि इसमें बताना है मीन प्रोपोर्शन और इसमें बताना है थर्ड प्रोपोर्शन। इनके योग बताना है, इनका योग कितना होगा। ठीक है, तो इनका योग निकाल दीजिए आप। इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में a इंटू बी होता है मीन प्रोपोर्शन, यानी कि ये हो जाएगा 108 बटे कितना, 108 बटे 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 बटे 10। ठीक है, तो 10 का तो 10 बाहर आ जाएगा, तो 1 बटे 10 तो बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट में कितना, इसको लिख सकता हूँ 36 गुणा कितने, 36 गुणा 3, और इसको लिख सकता हूँ कितना, 16 गुणा 3। तो क्या बाहर आ जाएगा, 6, 3 और 4, 6 और 3 कितने होते हैं, 6 18, 18 चौक 72, यानी कि ये बचेगा आपके पास 7.2। तो 7.2 तो आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन और निकाल दीजिए, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 4 बटे कितना, 4 बटे x। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 15.2। तो इनका जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 15.2, यानी कि डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। 3.6 और 12.1 के बीच का औसत समानुपात, औसत समानुपात का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन के अंदर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 36, और ये हो जाएगा आपके पास 121, और बटे हो जाएगा आपके पास 100। तो यहाँ से 10 बाहर आएगा, 66 बटे 10 हो जाएगा 6.6, ये आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन। और इसका कितना, इसका तृतीय प्रोपोर्शन निकालना, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 11, और बराबर हो जाएगा 11 बटे x। तो 11 11 100, 11 11 121, 121 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 121 बटे 2। इसको आपको ऐड करना है, क्या करना है, का अनुपात निकालना है, इसका भी तृतीय क्या बताना है, और समानुपात के बीच औसत अनुपात, और अच्छा इनका भी अनुपात बताना है, तो इनका अनुपात बताना है, तो इनका अनुपात आप निकाल दीजिए। इनका अनुपात कैसे निकलेगा, इनका अनुपात निकलेगा आपके पास 6 हो जाएगा, ये 6 बटे 10 लिख सकता हूँ इसको, और इसका अनुपात हो जाएगा आपके पास 121 बटे 2। इसको 11 से काट सकता हूँ 6 बार, इसको 11 से काट सकता हूँ 11 बार, इसको 2 से काट सकता हूँ ये 5 बार। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, ये तो 6 अनुपात कितना, 11 5 55 आएगा। हाँ, तो 6 अनुपात 55 ऑप्शन में है ना, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25 नंबर। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 5.8.1 के अनुपात में है। ठीक है, ये अनुपात है दोस्तों, 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों का कुल कीमत जो है 55 रुपये है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के, ये बताने हैं। अच्छा है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे पास 50 पैसे, ये है हमारे पास 25 पैसे, और ये है हमारे पास 1 रुपया। इसके हैं हमारे पास 5 सिक्के, मान लीजिए इसके हमारे पास 8 सिक्के, और इसका हमारे पास 1 सिक्का। तो टोटल पैसा कितना बन जाएगा भाई, पैसा कितना हो जाएगा, पैसा 5 पंजे 25, यानी कि 2.5 रुपये तो यहाँ हो जाएंगे, 25 अट्ठे 200, यानी कि 2 रुपये यहाँ हो जाएंगे, और 1 रुपये यहाँ हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5.5 रुपये, यानी कि 5.5 यूनिट कह दीजिए आप इसको। 5.5 यूनिट बराबर हमारे पास 55 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10, और यहाँ से 25 पैसे का मान बताना है, तो 25 पैसे के पैसे सिक्के हो जाएंगे 8, यानी कि 80। ऐसे भी आप देख सकते हो, तो अगर आप इजी तरीके से करना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो कि 8 का मल्टीपल किस में, वही। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुझसे ही गलत नोट हो गया था, मतलब जब मैं इसको टाइप कर रहा था तो एक मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने सही कर दी। इसमें मिस्टेक क्या थी कि इसमें 3 लोग हैं जो व्यवसाय में क्या कर रहे हैं, हिस्सा कर रहे हैं। एक व्यक्ति 5500 रुपये क्या करता है, निवेश करता है, 55,000, एक करता है 65,000, एक करता है 75,000। उनका निवेश एक व्यवसाय शुरू करते हैं, कामकाजी व्यक्ति है, तो उसमें 20% अधिक रुपए क्या हुआ, मिला उसे, अधिक रुपए उसे मिला, अब 20% अधिक मिला, यानी कि लाभ का जो 20% है उसको अधिक मिला। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और जो शेष राशि है उसको उन्हीं के अनुपात में क्या कर दिया गया, उन्हीं के अनुपात में वितरित कर दिया गया। तो कुल लाभ जो था, कुल लाभ हुआ 87,750 का। तो ए का हिस्सा बताना, ए का हिस्सा कितना है। ध्यान देंगे, ए व्यक्ति 1 है, एक व्यक्ति बी है, और एक व्यक्ति सी है। इसने कितने रुपए निवेश किए, इसने 55,000 रुपये निवेश किए, ठीक है, और इसने 65,000 रुपये निवेश किए,
इसने 75,000 रुपये निवेश किए। बात इतनी आगे समझ में? क्या इनके लाभ का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ? बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कितना? यहाँ आ जाएगा 11, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए 11 और 13 और 15, 11 13 15 करके कर लो, या आप डायरेक्ट ही कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप करोगे 55, 65 और 75, इनके लाभ का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा आपके पास 195। अब 195 का 20% किसको मिलना है? यानी कि 1/5 हिस्सा तो ए को मिलना ही मिलना है। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? 5 9 45 और 5 से 15, यानी कि 39 रुपये मिलेगा। तो आप इसमें से 39 रुपये माइनस कर दीजिए। 195 से आप 39 रुपये माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो बचेगा वो आपके पास बचेगा भाई कितना? वो आपके पास बचेगा 156। अब इस 156 का हमें क्या करना है? इस 156 का हमें कितना? 55 निकालना है। 55%। कितना निकालना? 55 यूनिट तो निकालना। टोटल कितना? 95। तो 55/95 कर दो। 55 बटे कितना? 95 कर दो। 195। अब ये तो हो गया ए का टोटल हिस्सा, यानी कि ए का इतना हिस्सा मिला है इसमें से। अब आप इसको सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास सोल्व करने के बाद जो आएगा कितना आएगा? ये आपको सोल्व करने के बाद जो बनेगा वो बनेगा भैया कितना? 44 यूनिट बचेगा। ये बचेगा आपके पास 44 यूनिट। अब 44 यूनिट तो ये हो गया ए का हिस्सा, और ए का हिस्सा कुछ ये हो गया, यानी कि 44 और 39 कितना हो गया? आप बोलोगे भैया 83, यानी कि 83/83 यूनिट किस में से? 195 से किसको मिलेगा? 195 को किसको मिलेगा? ये मिलेगा ए को, इसमें से। ठीक है, इतना बचेगा क्योंकि टोटल इतना है, और इसका 83 मिलेगा ए को। तो ए का जो हिस्सा आएगा निकल के, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 37,350। 37,350 आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख लिया था, इस वजह से मुझे दोबारा इसको करना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 27 नंबर की। 30 छात्रों की एक कक्षा है। उन 30 छात्रों में से 40% कौन है? लड़कियां हैं। 40% कौन है दोस्तों? 40% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत जो है वो 62 है। ठीक है, और लड़कियों का औसत कितना है? 58 है। पूरी कक्षा का वजन बताना कितना? बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, और बहुत आसान तरीके से कैसे? एलिगेशन से बताऊंगा कैसे। देखो, ध्यान रखेंगे। आप मुझे बताइए, अगर 50 छात्र हैं, 50 में से 40% अगर छात्र कौन है? 40% का मतलब होता है 2/5, और बाकी जो 60% है उसका मतलब होता है 3/5। यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 में से 2 अगर ये हो जाएगा 20, यानी मैं कह सकता हूँ 20 तो हो जाएंगी लड़कियाँ, 20 हो जाएंगी लड़कियाँ, और लड़के कितने हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे 30। तो इनका जो रेशियो आएगा, लड़के और लड़कियों का रेशियो आएगा, वो 2:3 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? अब हमें क्या बताया हुआ है? हमें लड़कियों का जो औसत बताया हुआ वजन कितना बताया? लड़कों का औसत वजन बताया गया है 62, और लड़कियों का बताया गया है 58। इसमें लड़के कितने हैं? लड़के हैं 3 यूनिट, और लड़की कितनी है? 2 हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने इसको x की वैल्यू आपको निकालनी कई बार बताई है। कैसे निकालते हैं? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 116 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे इससे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 6 और 6 12 का 2 हो जाएगा, 8 और 1 9 और 10 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके पास 300। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 60.4, यानी जो ओवरऑल औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 60.4। तो हमने एलिगेशन से इसको बहुत आसान तरीके से कर लिया। समझ में आ गई बात? एलिगेशन से मैंने इसको आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 28 नंबर की। 16 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। उसमें पहली 7 संख्या कितनी है? 45 है। अगली 6 संख्या कितनी है? 52 है उसका, और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, और 16वीं संख्या से 5 कम है। तो 15वीं और 16वीं संख्या बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, और करते हैं। देखो, ध्यान रखेंगे इसको क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 बातों का। 16 कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 48 से, तो 16 अट्ठे कितने होते हैं? 128 होते हैं, और 16 चौका 64, 64 और 12 कितने होते हैं? आप बोलोगे 76, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास टोटल। ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल वजन है क्या है ये? 16 संख्याओं का औसत। तो टोटल औसत का जो सम आ जाएगा वो इतना आ जाएगा 16 का। बात आ गई समझ में? अब उसमें 7 संख्याओं का, पहली 7 संख्याओं का 45 दे रखा, तो 45 दूनी कितने होते हैं? 90, और 9 27, 27 में 45 ऐड करेंगे कितना आएगा?
आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 7 पंजे 35 का 5 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएगा, यानी कि पहली 7 संख्याओं का ये हो जाएगा आपके पास। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आज थोड़ी सी क्लास बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा है मैंने। 7 का मतलब इतना हो गया। बाद की 6 कितनी हो जाएगी, 6 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 6 की मल्टीप्लाई 52 से करनी पड़ेगी, 6 की मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 का 2, 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 7 1 6, यानी कि 617। तो इसमें से आप 617 माइनस कर दीजिए, 617 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 1 बचेगा, ये बचेगा आपके पास 5, ये बचेगा 151 बचेगा। अब ये जो 151 बचा, ये 13 संख्याएं होगी। अब इसमें से 13 संख्याओं का सम मैंने निकाल दिया, 16 संख्याओं के सम में से ये बचेगा मेरे पास 3 संख्याओं का सम। अब ये वो 3 संख्याएं कौन कौन सी है, ये ध्यान रखना है। वो संख्याएं 3 कौन कौन सी है, 14वीं संख्या एक, तो एक 14 नंबर है, मैं 14 नंबर को इस तरीके से लिख देता हूँ 14th, एक है हमारे पास 15th और एक है हमारे पास 16th। ठीक है, अब इसने बताया क्या हुआ है, देखो 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 5 अधिक है, तो मैं 16वीं संख्या मान लेता हूँ x, इससे 14वीं संख्या 5 अधिक है, यानी कि हो जाएगा x प्लस के 5। और 15वीं संख्या से कितने 11 कम है, तो 15वीं संख्या से 11 ज़्यादा होगी, तो 11 ज़्यादा होगी तो x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब ये तीनों संख्याएं आ गई, इनको सम कर दो, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया ये आएगा आपके पास 3x प्लस 21, यानी कि 3x और प्लस हो जाएगा आपके पास 21, है ना, 21 ही तो आएगा, और बराबर हो जाएगा आपके पास 151। इसमें से माइनस करेंगे 21 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 130/3, 130/3 आएगी, है ना, यही तो आएगी, यही बचेगा ना, 1 6 5 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 103/3 आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू 103/3 आ गई तो हमें क्या बताना, 15वीं और 16वीं संख्या का औसत बताना, 15वीं संख्या और 16वीं संख्या। अब आप 15वीं संख्या और 16वीं संख्या का योग निकाल लीजिए, कितना 2x प्लस के 16 आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 15वीं संख्या और 16वीं संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस के कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 16, और बटे कितना कर देना इसका 2, यहाँ पे x का मान रख दीजिए। जब आप x का मान यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया यार ये तो, जब आप यहाँ पे x का मान रखेंगे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, ओहो ये गड़बड़ हुई है ना हमसे यहाँ पे, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा आपके पास दोस्तों 312, और अगर ये 312 होगा तो ये बचेगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 627 हो जाएगा, और 627 जब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 41, इतना बचेगा, इतना। अब इतना अगर इसमें बचेगा तो ये बच जाएगा आपके पास 120/3 हो जाएगा आपके पास 40। ठीक है, ये 120/3 आपके पास 40 हो जाएगा। मैं ही तो कह रहा हूँ तो कि कोई ना कोई तो गड़बड़ हमसे हुई है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके पास 140 हो जाएगा, ये सॉरी 40 आ जाएगा, तो 40 दूनी 80, 80 और कितना होते हैं 16, 80 और 16 कितने होते हैं, 80 और 16 होते हैं 96, ये हो जाएगा आपके पास 96/2, और 96/2 का मतलब होता है 49, यानी कि आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा 49, आपके पास आंसर आ जाएगा 49। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, हमने आसानी से करने की कोशिश की है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, ABC, अरे भाई आराम से, ABC की क्षमता क्या है, 4:5:6 के अनुपात में है। बे 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ए अकेले कितने दिन में काम कर सकता है। देखो इनकी क्षमता कितनी है, 4 + 5 + 6, वे तीनों मिला करके पूरे काम को 12 दिनों में करते हैं। और ये काम किससे कराना, अकेले कराना ए से। ए की क्षमता कितनी है 4, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, और इसका मल्टीपल कितना होगा, देखो 16 और 15 या 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, सबकी क्षमता को ऐड करने के बाद उसको दिने से मल्टीप्लाई करने, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क को ए से कराना, ए की क्षमता 4 है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले 24 व्यक्ति एक काम की 2 इकाई को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24 व्यक्ति हैं,
MDH फॉर्मूला लगेगा। 8 घंटे तक काम करते हैं और किसी काम 10 दिन तक काम करते हैं और इस किसी काम का 2 यूनिट काम करते हैं। MDH फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे। M मैंथ होता है, M मतलब होता है मैन, D मतलब होता है डेज और H मतलब होता है आवर्स और W मतलब होता है वर्क। MDH M1D1 H1 W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, ये MDH फॉर्मूला कहलाता है। अब ये बराबर देखो आप कितने बोला इसने, उस कार्य की 4 इकाई को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ी, यानी कि M का मान पता करना हमें। कितने व्यक्ति 16 दिनों तक काम करेंगे, 6 घंटे काम करेंगे लगातार, और उसका कितना इकाई, 4 इकाई काम। 2 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। 2 से कट जाएगा आपका 8 बार, 8 से कट जाएगा आपका कितने बार, 8 बार, और 6 से कट जाएगा आपका कितने बार, 6 चौक 24, 4 बार। तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M की वैल्यू आ जाएगी 40। यानी कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, आप बोलोगे भाई 40 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 31 नंबर। 2 पाइप A और B क्रम से 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। एक पाइप A है, एक पाइप है हमारे पास B। ये 6 घंटे में टैंक को भर सकता है, ये 9 घंटे में टैंक को भर सकता है। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। वैकल्पिक रूप से मतलब अल्टरनेटिव दे, और A से शुरुआत करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 18, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो पहले A से शुरुआत करते हैं, पहले घंटे A ने काम करा, फिर दूसरे घंटे 2 ने काम करा, यानी कि 2 घंटे में 5 काम हुआ। 2 घंटे में 5 काम हुआ। ये कह रहा है कि कितने दिनों में, घंटे में टैंक भरेगा। अगर 2 घंटे में 5 काम हुआ तो आप मुझे बताओ 2 घंटे में 5 काम होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करूँगा और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी 3 से करूँगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 घंटे में कितना काम, 15 काम होगा। अब किसकी बारी है, अब बारी है A की, तो 1 दिन और लगेगा और A का काम कितना है, 3, तो 15 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 18, यानी कि 7 दिनों में ये 18 काम हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि टैंक जो है वो 7 घंटों में भर जाएगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य में 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह 7 मिनट केवल 7 मिनट देरी से पहुंचती है। तो फिर क्या करती है, वो 7 मिनट देरी से पहुंचती है। ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। ट्रेन को अपनी यात्रा को कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार अच्छे से ट्राई करके देखना और फिर उसके बाद हम करते हैं। देखो, मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा और वो फॉर्मूला आपको, जैसे उसमें कहते हैं ना उरी मूवी में, कि आपने देखी होगी कि जो बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ, आप उस बात को अपने मरते दम तक हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो मैं वही फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस फॉर्मूले को एग्ज़ाम क्लियर होने तक आपके हलक से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फॉर्मूला ध्यान रखें कैसे, जब इस तरीके की बात हो कि एक ट्रेन चल रही है और वो अपने गंतव्य तक कुछ स्पीड से चल के कुछ देरी से पहुंचती है, उसके बाद अगर स्पीड बढ़ाती है तो कुछ जल्दी पहुंच जाती है, स्पीड घटाती है कुछ देरी से पहुंच जाती है। इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे इस पैटर्न पे, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो डिस्टेंस होता है ना, डी बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों S1, यानी कि स्पीड 1 इंटू S2 होता है, और अपॉन जो आता है ना, अपॉन आता है S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 का मतलब है इसका अंतर, समझ में आ गई बात। और मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम के जो डिफरेंस आता है इसमें मल्टीप्लाई होती है डिफरेंस बिटवीन, यार सही करके लिख देता हूँ ना यहाँ को, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं ये लिख ही देता हूँ। डी बराबर होता है S1 जो स्पीड 1 है इंटू S2, अपॉन होता है दोस्तों इनका डिफरेंस स्पीड का S1 माइनस S2, और मल्टीप्लाई होती है डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस बिटवीन टाइम्स। मल्टीप्लाई किससे होती है, डिफरेंस बिटवीन टाइम से। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। डी की वैल्यू क्या निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। S1 कितना है, 60 है, मल्टीप्लाई S2 कितना है, 80 है, और 60 और 80 का अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है, देखो 15 मिनट
और 7 मिनट। 15 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8। ये 8 मिनट है, क्योंकि सारी वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में बात आ गई? आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपको क्या निकलेगा? यहाँ से आपको डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। देखो 60 से 60 कट जाएगा, 20 से कितनी बार कट जाएगा? 40 बार, और सॉरी 4 बार, और 4 अट्ठे 32, यानी कि डिस्टेंस जो आ जाएगी आपके पास वो 32 किलोमीटर आ जाएगी। 32 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब डिस्टेंस कितनी आ गई? 32 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है? आपको समय निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है? 32 किलोमीटर आपको टाइम निकालना है ना। 32 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करते हैं? तय करते हैं। तो इसमें 15 मिनट देरी से पहुंचते हैं, माइनस के 15 मिनट बटे 60 बराबर क्या आ जाएगा? 60 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास कितना? बोलो कितना हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 17। तो आ जाएगा 17 बटे 60 कितने घंटे? अब 17 बटे 60 घंटे को आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो कितना निकल के आएगा? आपके पास आएगा 17 मिनट। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ये फॉर्मूला आपको जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33। देखो, यदि कोई ट्रेन 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। हालांकि यदि इसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। होमवर्क के तौर पर आपको ये क्वेश्चन करके बताना है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन ना पैटर्न पे लेके आऊँ आपको, और धीरे धीरे इन फॉर्मूले के मतलब इन मॉक टेस्ट के हिसाब से ना पैटर्न चलाता जाऊं, और पैटर्न के हिसाब से आपको हर एक पैटर्न के क्वेश्चन कराता जाऊं, तो आपको पैटर्न भी याद होते जाएंगे, आपको रिवीजन भी होता जाएगा, और आपके मॉक टेस्ट भी सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34 नंबर का। एक नाव 30 किलोमीटर की 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल का मतलब आपको पता है क्या होता है? धारा के अनुकूल का मतलब आपको पता है कि धारा के अनुकूल का मतलब पता होगा कि उसके कौन सी स्पीड में? भाई धारा के अनुकूल का मतलब होता है डाउनवर्ड स्पीड, यानी कि उस ही दिशा में जिस दिशा में धारा चल रही है। एक नाव 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 2 घंटे 27 मिनट में क्या करती है? 2 घंटे 27 मिनट में क्या कर देती है? 2 घंटे 27 मिनट में जाती है। ठीक है, साथ ही यह 37 मिनट में 10 किलोमीटर की धारा के अनुकूल और 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 4 किलोमीटर प्रतिकूल जा सकती है। नाव की चाल बतानी क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अच्छा आपका क्वेश्चन है। ओके, नाव की क्या बतानी? नाव की चाल बतानी, नाव की प्रतिकूल चाल बतानी है ना। हाँ ठीक है, देखो मैं मान लेता हूँ क्या, मैं ये मान लेता हूँ दोस्तों कि जो आपके पास डाउनवर्ड स्पीड है, डाउनवर्ड स्पीड यानी कि अनुकूल दिशा में हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं, चलो बी डाउनवर्ड स्पीड, और जो अनुकूल प्रतिकूल है उसको मान लेते हैं एस। ये बात आपको एकदम समझ में आ गई। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसे ना करके, मैं इसको बहुत आसान तरीके से सोच रहा हूँ कि आपको आसान तरीके से बताऊँ। चलो कोई नहीं, देखो ऐसे ही करेंगे। देखो मैं मान लेता हूँ दोस्तों, मैं मान लेता हूँ जो धारा के अनुकूल हमारी जो स्पीड है वो उसको मान लेते हैं हम कितनी? b प्लस के x, b प्लस के s मान लेते हैं, और b माइनस के s मान लेते हैं आपकी जो धारा की प्रतिकूल है। ये प्रतिकूल वाली हो गई और ये होगी दोस्तों अनुकूल वाली। ठीक है, ये दोनों चाल हो गई। बात आ गई समझ में? अब ये तो हो गई चाल, तो समय निकाल लेते हैं। अब चाल देखो, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक चीज़ मैं और मान लेता हूँ कि 1/b प्लस के s बराबर हो जाएगा x मेरा, ये मानता हूँ मैं। 1/b माइनस के s बराबर हो जाएगा y। मैं इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे, अगर 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में जाएगी, यानी कि 30 × x अनुकूल दिशा में जा रही है, और प्लस
27 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में जा रही है कि 30 × 22, और कितना समय लगता है? समय लगता है 2 घंटे 27 मिनट, तो 27/60, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी। मैं इसको इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 10 किलोमीटर किस दिशा में जा रहे हैं? 10 किलोमीटर जा रहे हैं अनुकूल यानी कि x के हिसाब से, और बाद के कितने 4 किलोमीटर जा रहे हैं प्रतिकूल के हिसाब से, और कितना समय लगता है? 37 मिनट लगती है, तो 37/60 ये हो जाएगी आपके पास दूसरी इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करोगे, आप जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या पाओगे? या आप एक काम करो, दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 30x प्लस, और 3 चौक 12y हो जाएगा, और बराबर कितने हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपके पास 37/20, 37/20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास दूसरी इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तीसरी इक्वेशन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन से चलना है, पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन चलना है। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे, इसको माइनस कर देंगे इस वाली इक्वेशन में से। पहली इक्वेशन माइनस के 3 इक्वेशन कर देते हैं, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका x कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास 12y, और 12y बराबर कितना हो जाएगा? आप इसमें से माइनस करेंगे तो 12y बराबर जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा आपके पास, देखो 2 प्लस के, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? 60 एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपके पास 37, और माइनस कितना, सॉरी 27 माइनस, मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे ना, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपके पास जो सोल्व होके आएगा तो बाई की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। आप जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास डायरेक्ट मैं बाई की वैल्यू लिख देता हूँ। बाई बराबर डायरेक्ट आपके पास 1/20 आएगा, समझ में आ गई बात। और अगर बाई बराबर 120 है, यानी 1/20 है, यानी कि बी माइनस के एस बराबर आ जाएगा आपके पास 20 किलोमीटर। तो बी माइनस के एस का मतलब ये प्रतिकूल, तो प्रतिकूल जो स्पीड आ जाएगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, और इजी अगर आपके पास कोई तरीका आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बोला 1/x + 1/x बराबर 5, और x³ + 1/x³ बराबर निकालना। तो x + 1/x बराबर क्या दे रखा है? 5 दिया हुआ है। क्यूब निकालना है तो क्यूब कर देंगे, x³ प्लस के 1/x³ बराबर कितना होता है? इसका क्यूब, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, और माइनस के क्या करना है? माइनस के 3 पंजे 15, यानी कि 3 × 5 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 110। 110 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपके पास डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। मैं आपको इससे एक ट्रिक बताऊंगा और एक फॉर्मूला समझाऊंगा कैसे। ये आपके पास x माइनस के 5 का होल क्यूब, x माइनस के 6 का होल क्यूब, x माइनस के 7 का होल क्यूब बराबर 3 × x माइनस के 5, x माइनस के 6, x माइनस के 7। देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ x माइनस के 5 बराबर a, मैं मान लेता हूँ x माइनस के 6 बराबर b, मैं मान लेता हूँ x माइनस के 7 बराबर कितना c। तो ये जो मेरे पास बनेगा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा मेरे पास a³ प्लस के b³ प्लस के c³ और बराबर हो जाएगा 3abc। बात आ गई समझ में? और जब ये वाला फॉर्मेट आपका बन रहा हो तो इसका मतलब होता है a प्लस b प्लस c बराबर 0। ध्यान रखेंगे, ये तभी बन सकता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर देना है। आप a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करेंगे तो यानी कि x माइनस के 5 x माइनस के 5 प्लस x माइनस के 6 प्लस x माइनस के 7 बराबर हो जाएगा 0। और ये हो जाएगा आपके पास 3x बराबर कितना? 5 6 11 6 17 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर आ जाएगा आपके पास 6। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 6, यानी कि x का मान ही हमसे पूछा था, तो डी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें आपको बताना है, यदि दिए गए आकृति में एक्स वाई जेड जो है एक समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समूह नहीं, समबाहु त्रिभुज है। एक्स वाई जेड क्या है? ये समबाहु त्रिभुज है। ये वाला जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी सारी की सारी भुजाएं 60 हैं। ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है। ठीक है, बात आ गई समझ में? हमें बताना है दोस्तों, क्या हमें बताना है कि अगर एंगल एक्स ए जेड, ये वाला एंगल हमें 40 दिया हुआ है, अगर ये वाला एंगल हमें क्या दिया हुआ 40, और ठीक है एक्स बी जेड ये वाला एंगल हमें 30 दिया हुआ है, तो हमें क्या बताना है?
ए एक्स बी यानी कि ये एंगल हमें बताना। तो ये एंगल तो बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। त्रिभुज के 3 एंगल निकालना है, त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है 180, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस के हो जाएगा 30 प्लस के एंगल क्या आ जाएगा, एंगल AXB और बराबर कितना है, बराबर 180। तो आपके पास एंगल ABXZ जो आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, 70 घटा देंगे 110 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा 110 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38 नंबर क्या कहना चाह रहा है ध्यान से समझेंगे। एक त्रिभुज PQR है, Q एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हमारे पास बन गया। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, Q पे ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसने बोला है PQ और R मान लेते हैं। PQ बराबर 6 है और PR बराबर कितना है 10 है, ठीक है। PR बराबर कितना है 10 है, तो हमें क्या निकालना, QR निकालना। तो सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, इसका क्या निकाल देंगे, इसका हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 में से 6 का स्क्वायर 36 घटा देंगे और इसको अंडर रूट के अंदर रख देंगे और बराबर कितना आ जाएगा QR। तो QR बराबर कितना हो जाएगा, 64 में से 8 आएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा, 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोने पर 3.5 सेंटीमीटर के वृत्त खींचे जाते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल द्वारा घिरे गए हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने कल के मॉक में क्वेश्चन करा था, वो गाय वाला। जो हमने गाय वाला क्वेश्चन किया था ना, कि गाय एक खुट्टे से बांध दी जाती है 7 सेंटीमीटर की रस्सी से, तो उसमें त्रिभुज बनाती है इस तरीके से, क्या बनाती है, वृत्त। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको करके बताना है 39 नंबर का ऑप्शन आंसर क्या आएगा, ठीक है। आंसर अगर आपको मैच करना होगा तो मैं इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बता दूंगा, आप इसको बता देना, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, हमारा जो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है हमारे पास, 40 है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई बतानी क्या होगी, लंबाई बतानी जिसका क्षेत्रफल 64 स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। एक वर्ग है, ये एक वर्ग है हमारे पास। इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई बतानी, ये विकर्ण, ठीक है। विकर्ण हमारा ज़्यादा सीधा हो गया हमसे, इसको और सीधा करके बनाते हैं। ये हमें बतानी क्या होगी, 64 क्या है, 64 मीटर स्क्वायर क्या है, 64 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अगर 64 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 64 है, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 8, यानी कि इसकी भुजाएं जो हो जाएंगी, भुजाएं हो जाएंगी 8, ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, तो ये कितनी होगी, ये होगी √2 8। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है। तो 2√8 होती है विकर्ण की लंबाई। समझ में आ गई बात, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा 8√2, 8√2 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका विकर्ण। विकर्ण मतलब होता है दोस्तों डायगोनल, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं 40 में से, आपको ये भी बताना है। और वीडियो को लाइक भी कर देना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, टेलीग्राम चैनल का नाम है @maths247। यहाँ पे आपको इसकी PDF जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।